यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए आई होप कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे दिसंबर 2023 एंटी नेट का जो एग्जाम होना है दिसंबर 2023 के अंदर, तो उसके लिए पहला लेक्चर आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो है वो आपको दिसंबर 2023 का जो नया बैच हमने लॉन्च किया उसके बारे में आपको सारा डिटेल जो है वो प्रोवाइड किया था। अगर आप लोग भी जो है वो तैयारी करें दिसंबर 2023 के लिए तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगा आपको। हेल्प इन द सेंस ये कि आपको सारे कोर्स का जो है वो डिटेल आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बोला था कि एक पूरा का पूरा लेक्चर जो है मैं डालूंगा एज ए डेमो के तौर पे, तो आप उसको देख के जो जज कर सकते हैं या आप देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप घर पे बैठे बैठे बढ़िया तरीके से सब कुछ जो प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वहां से आपको जो है एक अंदाजा लग जाएगा। काफी बच्चों के मन में ये संशय है, बच्चे जो है वो अभी तक ऑफलाइन जो है वो पढ़ते थे, अब कुछ बच्चे जो है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो अभी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या पहली बार जिन्होंने जो है वो ऑनलाइन बैच अगर परचेस करना है, तो उनके मन में ये चलता है कि यार हमको समझ भी आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया, वैसे तो हम रैंडमली वीडियोस डालते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, एक पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर, एक पूरा का पूरा मतलब एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर जो है जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, उसी तरीके से मैं पूरा का पूरा एक जो चैप्टर है वो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ताकि बच्चे जो है उनको अंदाजा लग जाए, ठीक है, और वो यूज टू हो जाए और उनको ये लगे कि हाँ वो मतलब उनको एक अंदाजा हो जाए कि वो पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन या नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उसके लिए आज जो है वो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर दिसंबर 2023 नेट एग्जाम के लिए। ओके जी, तो अभी हम लोग जो है पेपर नंबर 2 से जो वो स्टार्ट करेंगे। पेपर नंबर 2 जो है हमारा कॉमर्स का एज वेल एज मैनेजमेंट का, तो वहां से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे अभी। तो अभी जो कॉमन टॉपिक है कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर उनको हम उठाएंगे। कॉमर्स के अंदर एक टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 जो है अपना बिजनेस स्टैटिक्स का, ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स वो उठाएंगे। और जो अपना मैनेजमेंट का कोड 17 है उसके अंदर अपना यूनिट नंबर 8 है, ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स का, वो हम उठाएंगे। तो बेसिकली जो है वो एक कॉमन यूनिट जो है वो स्टैटिक्स, काफी बच्चों को इसमें परेशानी भी आती है, ठीक है ना। बहुत बच्चे जो है लास्ट के मोमेंट पे ये छोड़ ही जाते हैं स्टैट्स का, वो ये बोलते हैं सर समझ तो आता नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया अब की बार कि हम यूं करते हैं, सबसे पहले ऐसे टॉपिक को ही हम जो है वो कवर करेंगे जो मुश्किल है। जो आसान टॉपिक है वो तो आप इजीली कर ही लोगे, ठीक है ना। तो जो पहले मुश्किल वाले टॉपिक है उसको हम पहले कवर करेंगे, ताकि आपको जो है वो एडिक्वेट टाइम जो है वो क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। एग्जाम में जाने से पहले कई बार आप इसका जो है वो रिवीजन कर पाओ। ओके जी, लेकिन उससे पहले कुछ हम डिस्कशन करते हैं एक बार अपने सिलेबस के बारे में। जिन बच्चों ने एंटी नेट का पेपर पहले दिया हुआ उनको तो पता है कि पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 2 होता है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया तो आपको ब्रीफली एक बार जो है मैं अपने नेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूं। आओ जी, अब सबसे पहले तो ये देखो कि पेपर जो है आपका वो होगा दिसंबर के अंदर। ओके, और आज जो है वो तारीख है क्या, 25 जून, आज जो है वो 25 जून है। ओके, और आपका पेपर जो है वो क्या है, दिसंबर के अंदर। तो आज ही आप लोग जो है वो एक टारगेट सबसे पहले तो अपने माइंड में आप डिसाइड कर लो। आप अगर सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने मन के अंदर आप एक टारगेट जो डिसाइड कर लीजिए कि आने वाले दिसंबर 2023 नेट एग्जाम के अंदर हमको जो है वो जेआरएफ लेके आना है, और वो भी रैंक के साथ में। तो ये टारगेट आपके माइंड में हमेशा जो है वो होना चाहिए। उठते बैठते आपको बस यही जो है वो एक बात, अगले 6 महीने तक यही बात आपके माइंड में जो सर्कुलेट होनी चाहिए कि आने वाले नेट एग्जाम जो होगा दिसंबर के अंदर, उसके अंदर मुझे हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1% रिजल्ट आए, लेकिन उस 1% के अंदर मेरा जो है वो रिजल्ट होना चाहिए। तो आपको जो है एक अपना टारगेट जो सेट करना पड़ेगा। टारगेट आपका जो है वो क्या, ना ज्यादा ना कम, भाई मुझे जेआरएफ करना है और वो रैंक के साथ में करना है, बस बात खत्म हो गया। मुझे ये चीज चाहिए, अब मुझे उसके लिए जो है वो क्या करना है, प्रिपरेशन। तो मुझे ये तो पता है कि इस 6 महीने का जो मेरा जर्नी रहेगा, उस 6 महीने की जर्नी के बाद मेरा आउटकम क्या निकलने वाला है। तो 6 महीने की जर्नी का जो आउटकम निकलेगा वो ये कि हमको जो है वो क्या चाहिए, जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। हर हाल में मुझे कुछ भी करके जेआरएफ लेके आना है, नेट से मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे तो जेआरएफ चाहिए और वो भी रैंक के साथ में चाहिए। तो पहली बात तो ये कि 25 जून से हम लोग जो है वो प्रिपरेशन हमारी जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें। और हमारा टारगेट जो है वो क्या है, दिसंबर 2023 नेट एग्जाम के अंदर अपने को क्या लाना है, जेआरएफ लाना है, और वो भी कैसे, रैंक के साथ में। अब इसके लिए एक बात तो वैसे ना ये आपको लगेगा बच्चों वाली बातें, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना अपने हाथ पे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि आप जब भी जो भी चीज आपको चाहिए ना, देखिए लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो चीज आपको तब उसका इंपैक्ट ज्यादा तब पड़ता है जब वो चीज हमेशा उठते बैठते आपके माइंड में। तो आप सुबह सुबह उठ के ना एक बार अपने हाथ पे, यहां पे इस जगह पे आप जरूर जो है वो लिख लीजिए आपको क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए, तो आप यहां पे लिख लो जेआरएफ। क्या चाहिए,
जेआरएफ चाहिए ना, तो आप यहां लिख लो जेआरएफ। मतलब इस तरीके से हो कि आप कुछ भी काम करें तो आपके सामने वो चीज आ जाए। आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आपको अभी ऐसा लगा कि सर ये क्या बातें करवा रहे हो, लेकिन आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आप इसको करके देखो, आपको 2 दिन में जो है वो फर्क दिख जाएगा। क्योंकि जब एक चीज बारी बारी आपके माइंड में रिवॉल्व करेगी ना, आपके माइंड के अंदर अगर वो घूम रही होगी कि भाई मुझे यही चाहिए, तो आपके माइंड जो है वो उसी दिशा में काम करना जो है वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। आप कुछ भी अगर मान लो कुछ भी अनप्रोडक्टिव काम करोगे तो माइंड उसी टाइम जो है एक स्टिमुली जनरेट करेगा कि भाई ये काम अनप्रोडक्टिव है, मेरा जो गोल है किसका, जेआरएफ का, उसमें ये बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसलिए मुझे ये काम नहीं करना, चलो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप डेली बस एक नियम, चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक नियम आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो जरूर अपना लीजिए कि आने वाले अब 6 महीने के अंदर आप डेली सुबह उठ के एक काम आपको करना है, बस वो क्या कि आप अपने हाथ पे जो है वो जेआरएफ जरूर लिख लेना। ऐसा करने से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप करके ट्राई करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना इसका इंपैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, ठीक है ना जी। तो पहली बात तो ये कि आज से हम लोग जो है वो नया बैच जो है हमारा लॉन्च कर रहे हैं। क्या चाहिए हमको इस बैच से, अल्टीमेटली हमको जो है वो अपना जेआरएफ जो है वो लेकर आना, और वो भी रैंक के साथ में। बट इसके लिए जरूरी ये है कि पहले अपने को पता होगी इन 6 महीने में अपने को क्या करना है और कैसे करना है। अब आने वाले 6 महीने के अंदर आपको तैयारी तो करनी है, आपको ये तो मालूम है कि मुझे जो है वो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना है, बट कैसे करूं, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है क्या कि हमें पहले पता हो कि हमें जो है वो आने वाले 6 महीने के अंदर जो है वो क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या हो जाए, अकॉम्प्लिश हो जाए। ओके, अब ध्यान से समझिएगा एक बार, जो अपना नेट एग्जाम है, जो अपना नेट का जो पेपर होने वाला है 6 महीने के बाद में, वो उसमें 2 पेपर होंगे। 3 घंटे का 3 आवर्स का एक पेपर रहेगा आपका। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आएंगे और सीबीटी बेस्ड रहेगा। सीबीटी बोलते तो कंप्यूटर बेस्ड जो है पेपर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 3 घंटे का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर नंबर 2, ठीक है ना। तो वैसे बता दूं आपको, पेपर नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल मिला के 10 जो है वो यूनिट है। इनका डिटेल डिस्कशन हम जो है वो बाद में करेंगे, जब मैं आपको पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि पेपर 1 में टोटल मिला के 10 यूनिट है। 2 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ईच हर यूनिट से पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, तो टोटल मिला के जो पेपर रहेगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। तो पेपर नंबर 1 जो है वो 100 नंबर का है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपसे जो है वो पुटअप किए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो आपका इक्वल मार्क्स का रहेगा, बोले तो 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। वही अगर बात करते हैं पेपर नंबर 2 का, तो पेपर नंबर 2 जो है वो आपके, उसके अंदर भी आपके टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट है। टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट है। उन 10 सब्जेक्ट में से जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो मतलब टोटल जो वेटेज रहेगा पेपर नंबर 2 का वो रहेगा 200 नंबर का। कितने का, 200। तो बेसिकली आपसे जो है आपका जो पेपर रहने वाला है वो टोटल 300 नंबर का पेपर आपका होगा। 3 घंटे के अंदर आपको इसको अटेम्प्ट करना है और 150 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आया क्या, बोलो यस सर। तो आपको जो है वो आप प्रिपेयर रहिएगा कि 6 महीने के बाद कि वो जो 3 घंटे मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। आप तैयारी जो है जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो 6 महीने के बाद जब आपका पेपर होगा तो उन 3 घंटों के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आप कितना ही तैयारी कर लीजिए, आपको अटेम्प्ट जो उस 3 महीने के, तो उस 3 घंटे के अंदर जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो वो 3 घंटे में जो मुझे काम करना है, 3 घंटे में जो मुझे परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए मुझे 6 महीने का जो है वो टाइम मिला है। ये 6 महीने मुझे पहले अपने ऊपर लगाने हैं, ताकि अभी से अगर मैं प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करूंगा तो उस 3 घंटे जो मुझे मिलेंगे, जहां पे मुझे अपनी काबिलियत जो है वो शो करनी है, तो वहां मैं बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाऊं और जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरा पूरा हो जाए। तो उसके लिए जरूरी यही है कि ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का तो पेपर असर देख लूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपको प्रॉपरली जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ के जाना पड़ेगा। प्रॉपर रिवीजन चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, तो जाके आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है 6% रिजल्ट आता है। 100 बच्चे अगर पेपर जो है वो देने जाएंगे तो उनमें से सिर्फ 6 बच्चे जो है वो क्या होंगे, पास होंगे। तैयारी तो 100 के 100 करके जाएंगे, है या नहीं है, यस, तैयारी हर कोई करके जाएगा, लेकिन पास जो है उसमें से ओनली कितने होंगे, 6 बच्चे। तो अब आप ये देख लीजिए कि उन 6 बच्चों में आने के लिए आपको जो है 94 स्टूडेंट्स को पछाड़ना पड़ेगा, तो जाके आप जो है उन 6 बच्चों के अंदर आपका नंबर आएगा। समझ रहे हो ना जी। तो उसके लिए जो है वो क्या, उसके लिए जरूरी यही है कि आपका जो है वो अभी से तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि जब अपना एग्जाम हो तो हमको बिल्कुल भी एंजाइटी ना हो। अपने को बस ये हो कि भाई मेरी तो सीट जो है वो क्या है, सिक्योर है। समझे ना जी सर। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अपना जो पेपर होने वाला है वो 300 नंबर का पेपर होगा। 150 उसमें क्वेश्चन जो पुटअप किए जाएंगे और 2 पेपर होंगे, मतलब 2 आपका
सेगमेंट है पेपर 1, पेपर नंबर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है और पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है। क्या आएगा पेपर 1 में, वो पेपर 1 की वीडियो में देखेंगे। अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं ओनली पेपर नंबर 2 के लिए, ठीक है। और पेपर नंबर 2 कॉमर्स की जो है वो मेनली हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का भी डिटेल जो है वो वीडियो हम बनाएंगे। अभी एक बार जो है हम लोग स्टार्ट जो आज करेंगे, स्टैटिक्स जो है अपना टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यहां पे सिलेबस जो है वो कॉमर्स का जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे जो 300 नंबर का आपका पेपर है, इसमें 150 जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। देखो पेपर 2 कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैंने अभी बोला कि कॉमर्स के जो अपना सिलेबस है उसको जो है वो टोटल सिलेबस को जो है वो 10 यूनिट के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ये देखो जी, ये अपना 10 यूनिट है। इसके अंदर इन 10 यूनिट्स में एंटायर कॉमर्स के सिलेबस को जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। सेम आपका मैनेजमेंट के अंदर भी जो आपका पूरा सिलेबस है उसको 10 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब यहां पे कॉमर्स में जो आपके 10 यूनिट है, सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक भी है। फिर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर पूरा का पूरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो आएगा। फिर है बिजनेस फाइनेंस, बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उन दोनों को मिला करके एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज अ बिजनेस फाइनेंस, जिसके अंदर आप जो है वो पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, आप लोग जो है वो पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, डिविडेंड डिसीजन के बारे में, ये सब। फिर इसके बाद जो है वो यूनिट नंबर 5 जो है वो है आपका बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स के बारे में, जिसको आज की क्लास में हम लोग जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। फिर यूनिट 6 है, जिसके अंदर हम जो है वो वहां पे 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है बिजनेस मैनेजमेंट का, एक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और साथ में टॉपिक है किसका, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। यूनिट 7 जो है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिसके अंदर टाइप ऑफ बैंक्स का जो है वो टॉपिक आएगा, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक्स है वो सब पूछे जाएंगे। साथ में इसमें इंश्योरेंस का भी टॉपिक जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक। यूनिट नंबर 9 है लीगल एस्पेक्ट का, इसके अंदर टोटल मिला के 12 लॉज हैं, 12 लॉ है जो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। वैसे यूनिट नंबर 9 में टोटल मिला के 10 लॉ हैं, लेकिन 2 लॉ जो है वो यहां पे हैं, तो हम यहां पे मिला करके जो है अपनी बुक के अंदर 12 लॉ मैंने यहां पे जो है वो बना दिए। तो 12 लॉज जो है वो अपने को पढ़ के जाने पड़ेंगे। और यूनिट नंबर 10 जो है वो है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। तो एंटायर जो आपका पेपर नंबर 2 का सिलेबस है उसको 10 यूनिट में जो है वो बाइफरकेट किया गया। ये 10 यूनिट है जो आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको एक अंदाजा मिल गया होगा ये 10 यूनिट में क्या है। इसका पीडीएफ, पूरे सिलेबस का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये इस सेम जो आपका लेक्चर है, इस पूरे का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। आओ अब हर एक का डिटेल, मतलब हर एक यूनिट के अंदर, जैसे फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो सब यहां पे जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक है जो यहां पे दे रखे हैं, ये सब आपको जो है यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा। सेम आपको हर यूनिट के अंदर जो है टॉपिक आपको जो है वो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई नए यूनिट जो भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि पूरी यूनिट में अपने को पढ़ना क्या है। हम आज के वीडियो में क्या शुरू करने वाले हैं सर, हम आज की वीडियो के अंदर जो आपने बोला भी कि स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 से, बिल्कुल। तो यूनिट नंबर 5 की ये हमारी जो है वो बुक है, दैट इज अ बिजनेस स्टैट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। एक बार के लिए आओ पहले अपना एनटीए ने जो सिलेबस अपने को प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो क्या है यूनिट 5 का, ये देखो जी। ये हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 का नाम क्या है, वो है बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड। इसके अंदर जो टोटल सिलेबस है वो क्या है, वो है आपको देखो मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपको यहां पे दिया हुआ है। तीनों तरह का प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल। फिर रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च के कॉन्सेप्ट, टाइप एंड रिसर्च डिजाइन। डेटा का टॉपिक दिया हुआ, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, उसका डेटा का क्लासिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में और आपके चार्ट फॉर्म में, ये सब हो गया। फिर आपका सैंपलिंग का टॉपिक पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसमें सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है सैंपलिंग के, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड दे रखे हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, स्टैंडर्ड एरर हो गया, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। फिर आपका हाइपोथेसिस का टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाएंगे। और लास्ट में टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का। ये सब टॉपिक आपको दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो इसके अंदर आपने बीकॉम के अंदर जो स्टैट्स पढ़ा था प्लस आपने एमकॉम के अंदर जो स्टैट्स पढ़ा था, इनका मिक्स जो है वो दिया गया है, जो अपने को एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बहुत बच्चों के लिए ये यूनिट जो है वो सबसे टफ पड़ती है। बहुत बच्चे जो है अक्सर इस यूनिट को छोड़ के जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये यूनिट सबसे इजी यूनिट है, सबसे ज्यादा आसान। सर ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं। सबसे आसान यूनिट जो है वो बिजनेस स्टैट्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला के क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो यहां पे आएंगे। तो यहां पे जो काम रहेगा वो समझने का भी रहेगा और साथ में आपको जो है वो चीजें लर्न भी करनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्रैम भी करके जाना पड़ेगा। जो बेसिकली फॉर्मूलास है, ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी आप जब पढ़ोगे इसके अंदर मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इनके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज जो पूछी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, अजम्पशंस जो पूछी जाती है, ये सब। तो ये जो आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का। अब बात ये करते हैं कि सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 जो आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तो ये अपने यूनिट 5 की जो है बुक है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिया है या जो कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जो है वो बुक्स हम लोग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यही सब किताबें आपको पढ़ के जानी है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं लिखवाऊंगा उसका पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको ना तो बीकॉम का कोई बुक पढ़ना, ना एमकॉम का कोई बुक पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक्स जो है वो पढ़ के जानी है। और इनके अलावा जो कॉम्पिटेटिव बुक्स आती हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपको कोई भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम आपको दे रहे हैं इट्स मोर देन सफिशिएंट, इतना कर लीजिए बहुत है, ठीक है ना। बाकी अब आप लेक्चर्स पढ़ोगे, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सर आप जो करवा रहे हो इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी आएगा, ठीक है ना। तो मैं खुद जब पढ़ता हूं तो कम से कम 3 से 4 किताबों से जो है एक कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूं, तो जाके मैं आगे डिलीवर करता हूं कि बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं आप यही बस पढ़ के जाइएगा, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया जी सर। अब अपनी बुक के अंदर ये जो सिलेबस है, जिसके अंदर देखो ये 3 टॉपिक, ये हो गया चौथा, 5वां, छठा, ये हो गया 7वां रिसर्च का, 8, 9, 10, 11, ये जो आपके 11 टॉपिक जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब किए हैं, हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक्स को 16 चैप्टर्स में जो है वो बाइफरकेट कर दिया। आओ जी, ये देखो, आप जब ये बुक आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर आपको जो है वो इंडेक्स में जब आप आएंगे यहां पे, ये देखो बुक आप ओपन करेंगे तो बुक ओपन करते ही यहां पे ये देखो, ये फर्स्ट पेज है आपका जिसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। देन उसके बाद में जो आपका फर्स्ट पेज के एंड में जो आपको दिया हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा जो है वो क्या मिलेगा, बोलो सर, ये पूरा इंडेक्स है। हमने जो अपना सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को 16 चैप्टर, ये 1 से लेकर 16 चैप्टर्स हैं, इन 16 चैप्टर में हमने जो है पूरे सिलेबस को जो है वो डिवाइड कर दिया है। टोटल मिला के 189 पेज की जो है वो ये बुक है, ठीक है, 190 पेज की किताब है। और इसके अलावा 20 से 25 पेजेस जो है वो आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कोर्सेज के दौरान, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा चीजें मुझे लगेंगी साथ साथ में वो मैं आपको लिखवाते रहूंगा, ठीक है ना। तो आप चाहे उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नोटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बुक आपको प्रोवाइड किया गया, आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है। अब जो सिलेबस दिया गया उसको हमने जो है वो क्या किया, 16 चैप्टर्स में जो डिवाइड किया। देखो एक बार के लिए आपको ये दे रखे हैं चैप्टर, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है, फिर है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, फिर है डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टसीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिसर्च का टॉपिक है, डेटा कलेक्शन का टॉपिक है, सैंपलिंग हो गया, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हो गया, जिसके अंदर आपका लार्ज सैंपल टेस्ट आ जाएगा, जेड टेस्ट जो है आपका, फिर टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, स्मॉल सैंपल टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और रिपोर्ट राइटिंग। ओके, ये सब टॉपिक अपने को जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। समझ में आया जी। आज सर क्या करेंगे, क्या आज के क्लास में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे? नहीं, आज चैप्टर नंबर 1 तो स्टार्ट नहीं होगा। आज पहले हम लोग जो है वो डिटेल देखेंगे कि भाई स्टैट क्या है, पहला। दूसरा, स्टैट में ये इतने सारे जो टॉपिक है ये है क्या सर, कहानी क्या है इनकी। तो एंटायर जो आपका मैटर है वो हम समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा स्टैट, ये आप जो देख रहे हो ना, ये देखो, ये इतने सारे जो चैप्टर्स है, आपको जान के हैरानी होगी, ये सारे के सारे चैप्टर एक सीक्वेंस के अंदर है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, और ये जो अलग डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स है, दीज ऑल आर द स्टेप्स। ये सब क्या स्टेप्स है, एक एक स्टेप से होके जब आप गुजरेंगे तो आपको पूरा का पूरा स्टैट्स का जो कहानी है वो आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया जी सर? नहीं आया तो आओ अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज हमारा जो लेक्चर है अब ये स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो भी हमने बातें करी है वो सब जनरल बातें हैं। ओके, तो आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि एनटीए नेट का जो अपना एग्जाम होना है वो पेपर कैसा होगा, तो आपको मैंने बता दिया 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 पेपर 1 से और 100 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 2 से आएंगे। बात खत्म हो गया। अब हम लोग जो है वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 जो है ये है कॉमर्स में, जो कॉमर्स का कोड 8 है उसमें यूनिट नंबर 5 है। और वही अगर बात करेंगे मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के अंदर ये है यूनिट नंबर 8। कौन सा? यूनिट नंबर 8, स्टैट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च का। ओके, तो हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो है आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो जी, शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
देखो, जो आपका यूनिट नंबर 5 है, जो यूनिट 5 है, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स का जो है वो क्या है, नाम है। तो एंटायर जो सिलेबस है वो क्या है, एक प्रोसेस के जैसे है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक प्रोसेस के जैसे है, जिसमें कई सारे जो है वो क्या आएंगे, स्टेप्स इंक्लूड है। पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये एक प्रोसेस के तौर पे है। और प्रोसेस, कोई भी चीज अगर प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो मतलब उसके अंदर क्या होंगे, स्टेप्स होते हैं। अगर मान लो कोई भी फिनोमिना है, अगर वो एक प्रोसेस, आप बोलते हो किसी भी चीज को डिफाइन करते हो, बोलते आप ऐसे बोलते हैं ना कि दिस इज ए प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको अगर ये बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जो है वो क्या एक प्रोसेस है, तो दैट मींस कि स्टैट्स के अंदर जो है वो क्या मिलेंगे आपको, जो है अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंटायर सिलेबस एक प्रोसेस के जैसे है, जिसमें कई सारे स्टेप जो है वो क्या इंक्लूड है, जिन्हें 2 वॉल्यूम के अंदर जो है वो क्या किया गया, समअप किया गया। मतलब ये जो आपका सिलेबस है इसके 2 वॉल्यूम है, इसके अंदर बेसिकली 2 वॉल्यूम आप जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। फर्स्ट वॉल्यूम जो है जिसके अंदर हम बात करेंगे ओनली स्टैट्स के बारे में, सेकंड वॉल्यूम जो है वो बात करेंगे वहां पे हम किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसके अंदर सैंपलिंग की टेक्निक्स आएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो है वो देखते हैं वॉल्यूम 1 जो है वो क्या है। जो आपका स्टैटिक्स है उसका सिंपल डेफिनेशन पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी आपको कुछ भी समझना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं बस आप अपने माइंड में एक पिक्चर जो है वो बनाना। अभी मैंने आपके लिए काम की सिर्फ एक बात बोली है, वो ये कि स्टैटिक्स जो है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है, एक तरीके से प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं, और वो स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन हम जो है वो आज की वीडियो में करने वाले हैं, ताकि अपने को क्या पढ़ना है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। जब पता होगा क्या पढ़ना है फिर हम पढ़ते भी जाएंगे उस चीज को, ठीक है ना जी। चलो, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पे लेके स्टैटिक्स का, आपको कुछ भी नोटिंग करने का जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना आराम से। अभी सिर्फ समझो आप बात को, ओके जी सर। चलो, स्टैटिक्स जो है वो क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम उठाते हैं तो हम बोलते हैं स्टैटिक्स, वैसे आपने सुना होगा स्टैट्स क्या होते हैं, तो आप स्टैट्स को बोलते हो सर, स्टैट्स का मतलब होता है आंकड़े। आंकड़े बोले तो फिगर्स, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स जो होती है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैट। जैसे अगर मैंने बोल दिया 1, फिर मैंने बोल दिया 3, मैंने बोल दिया 8, मैंने बोल दिया 10, क्या ये स्टैट्स है? तो स्टैट्स किसको बोलते हैं? तो स्टैट्स बेसिकली जो भी होगा, जो उनको आंकड़ों से जो है, जो कोई भी चीज जो आंकड़ों से रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसको जनरली आप लोग बोल देते हो क्या, स्टैट। लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं स्टैट्स जो है वो एग्रीगेट है फैक्ट्स का। जितने भी आपके आंकड़े हैं उन सबका जो एग्रीगेट है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। एक सिंगल फिगर कभी भी जो है वो स्टैट्स नहीं बनती है। तो पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा एक बात को, कि स्टैटिक्स जो है वो क्या है, इट इज एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट। एक डेफिनेशन सिर्फ लिखिए, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन आपको मैंने जो है वो प्रोवाइड करी है। इस डेफिनेशन का थोड़ा पोस्टमार्टम हम लोग जो है वो करेंगे। जब डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर, ओके जी। तो देखो एक बार छोटा सा डेफिनेशन क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स जो है मतलब आंकड़े जो है वो क्या है, इट इज एग्रीगेट है किसका, फैक्ट का। फैक्ट का मतलब यहां पे क्या, क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा। तो यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। तो क्या बोलते हैं, स्टैट्स जो है वो एग्रीगेट है, मतलब कलेक्शन है किसका, फैक्ट्स का। फैक्ट्स दैट इज फिगर्स का, न्यूमेरिकल डेटा का, विच इज अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्स। और वो जो डेटा है उस पर कई अलग अलग फैक्टर्स का जो है वो क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये जो फैक्ट्स है इनको न्यूमेरिकली क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया, मतलब इनको शो कैसे किया गया, उनको कैसे दर्शाया गया है, नंबर्स के अंदर दर्शाया गया है। एस्टिमेट किया गया अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। इनका जो एस्टिमेट लगाया गया है पूरे एक्यूरेट तरीके से जो है वो लगाया गया है। इन डेटा को कलेक्ट कैसे किया, इनको कलेक्ट किया है एक सिस्टमेटिक मैनर में। किस लिए, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए। और इसको जो पर्पस था हमारा, उस पर्पस के लिए हमने डेटा को जो है वो क्या किया, इकट्ठा किया है, एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। और जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसको एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन के अंदर क्या किया गया, शो किया गया। सर क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया, समझना है भी नहीं। ये डेफिनेशन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट तो तब होगा जब पूरा स्टैट्स आ जाएगा। इसमें एंटायर स्टैट्स जो है वो आ गया। चलो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बात ध्यान रखो, स्टैटिक्स जो है वो क्या, एग्रीगेट है किसका, फैक्ट्स का। किसका, फैक्ट्स का। मतलब जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है उनका जो एग्रीगेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक्स। इतना सा एक डेफिनेशन, अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं इतना सा, ये अपना पूरा का पूरा स्टैट का डेफिनेशन हो गया। तो स्टैटिक्स क्या है, इट इज एन एग्रीगेट, बोले तो क्या है, एग्रीगेट है, कलेक्शन है किसका, फैक्ट्स का। और फैक्ट का मतलब न्यूमेरिकल डेटा। तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उन सबका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। हर जगह पे, चाहे आप बात कर लो बिजनेस का, चाहे आप किसी हाउस होल्ड की बात कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट का बात कर लो, हर जगह पे जो है वो आंकड़ों का बहुत ज्यादा जो है वो क्या, इंपोर्टेंस है। हर जगह पे आंकड़ों का इंपोर्टेंस है। आपके लिए आंकड़ों का इंपोर्टेंस है,
है या नहीं है? अब आप नेट का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा फिगर देखने का है, कहां पे आपको कौन सी फिगर देख के आपका मन ललचाएगा, सर जेआरएफ का फिगर जो है अपने को पता तो चले एटलीस्ट कि जेआरएफ के अंदर जो परसेंटाइल कितनी है। तो जेआरएफ की अगर कट ऑफ गई है, मान लीजिए ऐसा बोल दिया कि जनरल कैटेगरी के अंदर जेआरएफ 65% पे हुआ, मैं परसेंट की बात कर रहा हूं एक बार के लिए, कि जेआरएफ जो है 65% पे हुआ, तो क्या आपको अब आपके मन में एक बात जो वो बैठ गई क्या कि मुझे हर हाल में कम से कम 65% नंबर जो लेके आने हैं। तो ये जो 65% जो नंबर है, व्हाट इज दिस इज नोन एज अ स्टैटिक्स। ये क्या है? स्टैटिक्स है। समझ में आएगा जी? तो स्टैट्स जो है वो क्या है, एक बार के लिए बस ध्यान रखिएगा, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, उन न्यूमेरिकल डेटा का जो कलेक्शन होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैटिक्स। डेफिनेशन तो बहुत वाइड है, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ एक बात, स्टैटिक्स इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है, या एग्रीगेशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है, यहां तक ओके। अब आओ, जो टॉपिक दिया हुआ है उसका क्या रेलिवेंसी है। आपको टॉपिक दे रखा है सेंट्रल टेंडेंसी का, आपको जो है वो टॉपिक दिया हुआ है स्क्यूनेस का, कर्टसिस का। ये कैसे है? तो ये एक सीक्वेंस के अंदर है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है कि स्टैटिक्स जो है वो एक तरीके से प्रोसेस है और उसके अंदर कई सारे क्या आएंगे? स्टेप आएंगे। अब आपके वो स्टेप जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब दिमाग जो है एकदम खुले रखना, आंखें खुली रखना और अपने दिमाग को भी खोल के रखना। अब हम जो है एक पूरा सीक्वेंस जो है वो पढ़ने वाले हैं, जहां भी आपने अगर मान लीजिए अपने कंसंट्रेशन को लूज किया, समझो आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है फिसल गया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पूरे कंसंट्रेट होके जो है वो टॉपिक को समझो, जो मैं आपको प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं एक बार के लिए। इस ओवरव्यू को अगर आप समझ गए तो इस पूरी की पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हो, आने वाले 15 दिनों में जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो उन 15 दिनों में आप क्या पढ़ने वाले हो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये जो आपको यहां पे ये जो आपको इंडेक्स दिया हुआ है, इस इंडेक्स का क्या रेलिवेंसी है, हमको किस तरीके से जो है वो पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आओ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सारा हैंड रिटन जो है वो लिखा है इसमें, आओ थोड़ा सा देखते हैं। देखो जी, बिजनेस स्टैट्स में हम जो है वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल वर्क जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब बिजनेस, आप यहां पे बात करेंगे किसके बारे में? बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में। बिजनेस के अंदर जो है वो आंकड़ों का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं बिजनेस स्टैट्स में हम जो है वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल वर्क जब स्टार्ट होगा तो उसमें रहेंगे कुछ आपके स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या आता है, सबसे पहले जो है वो आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला काम जो होता है एक बिजनेस के अंदर जो है, बिजनेस में देखो आपको डे टू डे जो है वो डिसीजन लेने होते हैं। बिजनेस के अंदर आपको एक्टिविटीज करनी होती है, आपको पूरे बिजनेस को मैनेज करके चलना है। और अगर आपको बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे डिसीजन, कुछ ना कुछ निर्णय जो है वो लेने पड़ेंगे। और निर्णय जब आप लेते हो, कोई भी अगर चीज को आप डिसाइड करते हो तो कुछ ना कुछ फैक्ट के बेस पर करते हो, कुछ ना कुछ आधार तो होता है। यस और नो? यस सर। कुछ ना कुछ आपके पास में फैक्ट रहेंगे, उन फैक्ट को माइंड में रख के आप लोग जो क्या करते हो, डिसाइड करते हो। अब वो फैक्ट कहां से आएंगे? तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल वर्क जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, डेटा का कलेक्शन करना। बस इतना सा बात जो है, ये छोटी सी बात अपने माइंड में बिठा लेना। स्टैटिक्स क्या है, बाहर में जाने दो, अपने को कोई परवाह नहीं है। अभी बस ये बात ध्यान रखना कि बिजनेस स्टैट्स जो कोई भी बला होती है, उस बिजनेस स्टैट में जब स्टैटिस्टिकल वर्क स्टार्ट होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इतना सा बस ये बात जो है वो माइंड में रखो। सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने का जो है वो काम करते हैं। अलग अलग अब डेटा कलेक्शन कैसे होगा उसके लिए पूरा का पूरा मैंने चैप्टर बना रखा है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, कुछ इंटरनल डेटा होगा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये सब डेटा हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अब जब आप डेटा इकट्ठा करोगे वो डेटा कैसा होगा, रो डेटा। कैसा होगा, रो डेटा। ये डेटा आपके पास में आ जाएगा, इसके अंदर कई सारे जो है वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे जो अरेंज ऑर्डर में नहीं होंगे। अब उन डेटा के बेस पर डिसीजन लेना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हमने जो डेटा क्या किया, कलेक्ट किया फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, उस कलेक्टेड डेटा को हम लोग जो वो क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, मतलब उसको अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर जो वो क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो वो क्या किया, देखो सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल वर्क जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, कैसे करना है, क्या टेक्निक्स है, ठीक है, क्वेश्चनायर्स कैसे बनाते हैं, वो सब जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे। अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ओके। तो पहला काम था डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्शन के बाद अब क्या है, और जो डेटा कलेक्ट हुआ बस ये बात ध्यान रखना, वो डेटा कैसे, रो डेटा है। बोले तो
अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, अभी वो कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द डेटा, जब आपने डेटा को क्या किया, ऑब्टेन किया, तो अगला स्टेप जो है वो क्या है, उस डेटा को प्रेजेंट करना। क्या करना, प्रेजेंट करना एक सुटेबल फॉर्म में, एक सुटेबल तरीके से हम डेटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ताकि उसको देख के अपने को कोई चीज समझ में भी आए, कोई चीज समझ में भी आए। तो सबसे पहले क्या है, आफ्टर ओपनिंग द डेटा, जब आप डेटा को ऑब्टेन कर लोगे, जो रो डेटा आपके पास में आ गया, अगला स्टेप क्या होगा, हम प्रेजेंट करेंगे देम, मतलब उस रो डेटा को प्रेजेंट करेंगे इन सम सुटेबल फॉर्म में, एक सुटेबल तरीके से हम उसको जो है वो क्या करेंगे, प्रेजेंट करें। सुटेबल तरीका क्या होगा, या तो उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, या डायग्रामेटिकली मतलब ग्राफिक प्रेजेंटेशन उसका करेंगे, ताकि अपने को वो डेटा देख के कुछ चीजें जो है हम उसका इंटरप्रिटेशन लगा सके, मतलब हमको समझ में भी आए कि वो डेटा क्या है, मतलब डेटा को अरेंज कर लेंगे एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरे में क्या किया, अरेंजमेंट कर लिया। क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे सुटेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, क्यों करेंगे, रीजन दिया, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डेटा जो है इन द रो फॉर्म ऑलमोस्ट डिफाई कॉम्प्रीहेंशन। अगर डेटा को रो फॉर्म में ही आपने जो है वो प्रेजेंट कर दिया, तो आप उससे कोई भी चीज कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन उस रो डेटा से नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई चीज को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो पहले रो डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज। तो क्या बोलते हैं, जब डेटा को प्रेजेंट करते हैं इजी टू रीड फॉर्म में, देन इट कैन हेल्प द रीडर, तो वो रीडर को हेल्प करता है एक्वायर करने में नॉलेज इन मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और ये साथ में आप उसके उस डेटा के बेस पर, उस अरेंज डेटा के बेस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। समझ में आया, यस और नो? यस। एक बच्चा है, उस बच्चे के जो है, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि उसके मार्क्स आपको जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है, उसके टेस्ट हुए, उसके जो है वो 10 टेस्ट हुए, कितने, 10 टेस्ट उसके जो है वो हुए, और उस 10 टेस्ट का जो है रिजल्ट आपके सामने शो किया गया, और आपको बताना है, बताओ कंसिस्टेंटली बच्चे का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है। आपको बोला गया पहले आपको जो टेस्ट टोटल मिला के टेस्ट कितने हैं, 10, तो पहले बोला गया सेकंड टेस्ट के अंदर बच्चे के जो है वो 10 में से 9 नंबर आए। ठीक है, फिर बोल दिया 9th टेस्ट के अंदर बच्चे के जो है वो 10 में से जो है वो 8 नंबर आए। फिर उसके बाद में फिर बोल दिया कि फर्स्ट टेस्ट के अंदर बच्चे के जो है वो 10 में से 10 नंबर आए थे। फिर उसके बाद बोल दिया 10वें टेस्ट के अंदर जो है वो बच्चे के जो है वो 5 नंबर आए हैं। अब मान लो ये अगर डेटा आपको जो है वो दे रखा है, अब आप इसके बेस पर अगर इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, क्या पहले आप इसको अरेंज करोगे, नहीं करोगे, यस और नो? यस सर, पहले क्या किया जाएगा, अरेंज, तभी तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस, तो ये जो डेटा दिया इज द रो डेटा। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग जो वो रो डेटा जो हमने कलेक्ट किया था उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई। तो ध्यान से सुनना, तो क्या बोलते हैं, आफ्टर ओपनिंग द डेटा, जब डेटा अपने को मिल जाएगा तो अगला स्टेप जो होगा वो क्या है, टू प्रेजेंट देम इन सम सुटेबल फॉर्म के अंदर, एक सुटेबल फॉर्मेट में उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो जो डेटा है हमारे पास में वो प्रॉपर चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, और उससे अपने को जो नॉलेज लेनी है रीडर ने, उसको जो भी नॉलेज वो लेना चाहता है उस डेटा से वो उसको एडिक्वेटली मिल जाए। ठीक है जी, अब डेटा आपके पास में आ गया, आपने उसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब देखो, जो आपने डेटा को अरेंज किया वो डेटा तो पूरे टेबल फॉर्म में आ गया, या आपने उसको जो है वो ग्राफिकली अगर शो कर दिया, तो डेटा तो बहुत सारा है या नहीं है? यस। और उस एंटायर डेटा को पढ़ने का यार मेरे पास में टाइम भी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा डेटा मिल जाए जो पूरे डेटा को जो है वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। क्या करे, रिप्रेजेंट। मतलब हमको जो है, अगर मान लो एक क्लास का जो है अपने को ओवरव्यू लेना था कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, तो अब क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हर बच्चे का आपको पहले परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि एंटायर क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। यस और नो? यस। अब मेरे को ये लग रहा है यार, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों का परफॉर्मेंस अगर मैं चेक करूंगा यार मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा, तो कुछ ऐसा हो, एक ऐसा फिगर मुझे मिल जाए कि मुझे पता चल जाए कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो डेटा हमारे पास में है उसको कंडेंस फॉर्म में लाने के लिए एक सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, और उस सेंट्रल वैल्यू को जो है वो क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। देखो, इवन आफ्टर, चाहे डेटा हैव बीन क्लासिफाइड, चाहे आपने डेटा को क्लासिफाई कर लिया, डेटा को टेबलेटेड फॉर्म के अंदर जो है आप ले आए, वन ऑफन फाइंड टू मच डिटेल, आपको उस डेटा से बहुत सारी डिटेल जो है मिलेंगी फॉर मेनी यूजेस के लिए, दैट मे बी मेड ऑफ द इंफॉर्मेशन available. We therefore frequently need further
एनालिसिस। अब हमको जो है उस टेबलेट डेटा के बेस पर भी क्या करना होता है, एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के लिए उस सारे डेटा को जो है वो क्या करना, रिव्यू करना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम ये चाहते हैं, इसके लिए मोस्ट पावरफुल टूल जो है वो है टू कैलकुलेट ए सिंगल एवरेज वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और वो सिंगल वैल्यू ऐसी होगी जो पूरे के पूरे डेटा को जो है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करे, ताकि उस सिंगल वैल्यू के बेस पर मुझे पता चल जाए। अब मान लो आपको एक कॉलेज के अंदर भेजा गया और उस कॉलेज के अंदर 50 जो है वो क्लासेस है, और हर क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, और आपको बोला गया हर क्लास का परफॉर्मेंस बताओ, एक दिन आपको देते हैं। अब आप कैसे देखोगे, हर क्लास के हर बच्चे से अगर आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, पूरी क्लास का जो है वो टेस्ट लोगे, उस पूरी क्लास के टेस्ट के बेस पर जो है आप क्या करोगे, एक सिंगल वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो क्लास का जब टेस्ट होगा तो किसी बच्चे के 10 में से 7 नंबर भी आएंगे, किसी के 10 में से 5 भी आएंगे, किसी के 10 में से 10 भी आएंगे, किसी के 10 में से 9 भी आएंगे। अब आप क्या करोगे, आप एक सिंगल वैल्यू निकाल लोगे, उन सभी मार्क्स का जो है एक एवरेज ले लोगे, और उस एवरेज के बेस पर आप जो है वो क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चाहे डेटा को आप जो है वो क्लासिफाई कर लेते हो, फिर भी वो डेटा हमारे ज्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा बहुत सारा होता है। तो हम अक्सर ये चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमको एक कंडेंस फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, और वो एवरेज वैल्यू ऐसी होती है जो एंटायर डेटा को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। आओ क्या बोलता है, इवन आफ्टर चाहे डेटा को क्लासिफाई एंड टेबलेट किया, वन ऑफन फाइंड टू मच डिटेल फॉर मेनी यूजेस दैट मे बी मेड ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वी देयरफॉर फ्रीक्वेंटली नीड फर्दर एनालिसिस। अब अपने को फर्दर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है टेबलेट डेटा के लिए, और इसके लिए मोस्ट पावरफुल टूल जो है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, एक सिंगल एवरेज वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, निकालेंगे, जो एंटायर मास ऑफ डेटा को जो है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये इतना सारा डेटा था, चाहे मैंने उसको अरेंज कर लिया, लेकिन इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू में निकाल लूंगा, और वो एक वैल्यू जो इस पूरे के पूरे 100 बच्चों को जो है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, रिप्रेजेंट। और उसके लिए हमारे पास में कई सारी जो है वो क्या टेक्निक अवेलेबल है जो अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। तो एंड इसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं, वो जो एक सिंगल डेटा, एक सिंगल वैल्यू जो आप निकालोगे, इसको एवरेज बोलते हैं, और इस एवरेज को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल वैल्यू। क्या बोलेंगे, सेंट्रल वैल्यू, या इसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए या सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कई सारे जो है वो टेक्निक अवेलेबल है, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। आई होप यहां तक ओके होगा, यस और नो, यस सर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या, कि बिजनेस स्टैट्स के अंदर जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टार्ट होता है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोसेस में पहला स्टेप होता है क्या करना, आपको डेटा जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। डेटा जो कलेक्ट हो गया, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उस डेटा को जो है वो क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, वो जो डेटा हमने क्लासिफाई कर लिया उसको, उसका आप क्या करोगे, अब तीसरे स्टेप के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, बताओ सर। हम एक एवरेज वैल्यू जो है वो कंप्यूट करेंगे, और वो एवरेज वैल्यू ऐसी होगी जो एंटायर डेटा को जो है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। आई होप यहां तक ओके, यस। चलो जी, अब अगला स्टेप जो है वो क्या, 3 स्टेप हो गए हैं। अगला स्टेप बोलता है वेरियस जो मेजर्स हैं, जो अलग अलग आपके पास में मेजर्स हैं, मेजर मतलब जो मेथड है, ये सब मेथड, ये अलग अलग जो आपके पास में मेथड अवेलेबल है। तो बोलते हैं द वेरियस मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ये अपने को एक सिंगल वैल्यू जो है, वन सिंगल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो एंटायर डेटा को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन 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 एक खास बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद समझो एक बार, और मुझे फिर बताना कि सही, ये चीज सही है या गलत है। देखो 100 बच्चे थे क्लास के अंदर, उन सब 100 बच्चों का जो वो टेस्ट लिया, किसी बच्चे के नंबर जो है वो 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 2 भी आए, किसी के 3 भी आए, किसी के 4.5 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 6 नंबर आए, 6 आए, किसी के 6.5 आए। इस तरीके से हमने इन सबका जो है एक एवरेज ले लिया, और वो एवरेज मान लीजिए निकल के आया। एग्जांपल के तौर पे वो जो सिंगल वैल्यू मैंने कंप्यूट किया, मैंने मान लो मीन ले लिया उसका, ठीक है। 100 बच्चों का जो मार्क्स उन्होंने जो ऑब्टेन किए थे उनको जोड़ा, उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो एक मीन वैल्यू आ गई। और वो मीन वैल्यू एग्जांपल के तौर पे आ गया मान लो 7। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये 7 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये जो 7 नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों की परफॉर्मेंस को। यस और नो, यस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये तो ये बता रहा है कि भाई एंटायर जो बच्चे हैं जितने भी, तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे के कितने नंबर है, 7। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हर बच्चे के 7 नंबर है, सर किसी के 10 भी है, यस, किसी के 9 भी है,
यस, किसी के 2 भी हैं, यस। लेकिन यहां पे ये जो सिंगल वैल्यू है, ये क्या इंटरप्रेट कर रही है सर? सिंगल वैल्यू तो ये बोल रही है कि 100 जो बच्चे हैं उन्होंने ऑन एन एवरेज 7 नंबर जो है वो क्या करें, ऑब्टेन करें। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या यहां पे सबने 7 नंबर लिए हैं या नहीं लिए? नहीं लिए सर। किसी ने 7 से ज्यादा भी लिए, किसी ने 7 से कम भी लिए। तो क्या यहां पे वेरिएशन आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर। तो अगला जो स्टेप होता है वो है वेरिएशन निकालना, बोले तो डेविएशन निकालना। ठीक है, आओ जी, देखो क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पे। 4 स्टेप के बात करने वाले हैं। बोलते हैं तो अलग अलग जो आपके पास मेजर्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेंडेंसी के, इट गिव्स अ सिंगल वैल्यू। ये अपने को क्या प्रोवाइड करेगा? एक सिंगल वैल्यू जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जो एंटायर डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो एवरेज होती है, वो जो सिंगल वैल्यू है, अलोन कैन नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब तक सभी ऑब्जर्वेशन एक जैसी ना हो। अगर सभी बच्चों के 7-7 नंबर होते तो हम बोलते ठीक है, ये जो है वो सभी बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर सभी ऑब्जर्वेशन, ये अलग अलग जो डेटा उसको ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं मैं, अगर ये सभी ऑब्जर्वेशन एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 7 नंबर, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। यस और नो? यस। तो क्या यहां पे डेविएशन आ गया, नहीं आ गया? बोलो बोलो, डेविएशन आया नहीं आया? आ गया। अब अगला स्टेप होता है डेविएशन निकालना। आओ, तो क्या बोलते हैं? इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग जो वो क्या करेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, वेरिएबिलिटी निकालेंगे कि जो आपके ऑब्जर्वेशन है और जो आपका एवरेज वैल्यू है उनमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, एंड डिस्पर्जन निकालेंगे ऑब्जर्वेशन का। इसके लिए पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मेजर करना वेरिएशन अपने को हेल्प करता है स्टडी करने में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप वेरिएशन निकालते हो ना, जब आप ये देखते हो कि हर ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू से कितनी अलग है, तो वहां से आपको पता चलता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जब आपको पता, आपने ये देख लिया ऑन एन एवरेज पूरी क्लास में 7 नंबर ऑब्टेन करें, फिर आपने पहले बच्चे का परफॉर्मेंस चेक किया, पहले बच्चे ने 9 नंबर ऑब्टेन करे, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि पहला बच्चे के जो है वो 2 नंबर फालतू हैं। आपने दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस को चेक किया, उसने 5 नंबर ऑब्टेन करते, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि दूसरे बच्चे के जो है वो एवरेज से जो है वो 2 नंबर कम है। यस और नो? क्योंकि एवरेज के 7, पहले बच्चे के 9 है तो इसका मतलब उसके 2 नंबर फालतू है, दूसरे के 5 है तो इसका मतलब उसके 2 नंबर एवरेज से कम है। तो जब आप क्या करते हो, वेरिएशंस को निकालते हो, तो आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो है वो नॉलेज होती है। तो क्या बोलते हैं, मेजर करना वेरिएशन, ये आपको हेल्प करता है स्टडी करने में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशन वेरी, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी अलग है किससे, एवरेज वैल्यू से। तो आपको जो है जब आप वेरिएशन कंप्यूट करोगे, वेरिएशन निकालने के कई सारे मेथड है, उन मेथड्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग बच्चों के नंबर जो है वो एवरेज नंबर से कितने अलग हैं। समझ में आया? यस सुनो, यस। ये चौथा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया, कलेक्शन किया डेटा का, दूसरे में क्लासिफिकेशन, तीसरे के अंदर एक एवरेज वैल्यू निकले, और चौथे में क्या किया, उस एवरेज वैल्यू से पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी अलग है, उसके लिए हमने मेजर किया किसको, वेरिएशन को। हमने जो है वहां पे मेजर किया किसको, डिस्पर्जन को। ठीक है ना? यस। अब उसके लिए कई सारे मेथड आपके पास में जो है वो क्या है, अवेलेबल है, लाइक रेंज, क्वाड्रेट डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लोरेंज कर्व। तो जब ये पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको कवर करेंगे। अभी के लिए ओवरव्यू बस। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया यहां पे, देखो ये एक सेलर ए है, उसने अपना कुछ सेल्स करी है 5 महीने में। ये सेलर बी है, उसने भी 5 महीने में सेल करी है। अब एक बात देखो, सेलर ए ने जो सेल करी है वो उसकी पहले महीने की 12,500 क्वांटिटी का सेल है, दूसरे महीने में 12,500, ऐसे करके 5 महीने में 12,500 क्वांटिटी का सेल है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इसकी सेल जो है वो कितनी है, 12,500। तो अब ये बताओ, ये इसकी क्या है, सेंट्रल वैल्यू, ये क्या है, सेंट्रल वैल्यू, और ये पर्टिकुलर क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है और जो सेंट्रल वैल्यू है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? क्या आपको यहां पे डिस्पर्जन देखने को मिल रहा है? नहीं सर, एवरेज भी 12,500 क्या ही है, और उसकी जो सेल है वो भी हर महीने की 12,500 है, तो कोई चीज नहीं है। लेकिन जो बी सेलर है, देखो उसकी पहले महीने में सेल जो है वो कितनी है, 12,780, दूसरे में 12,540, तीसरे में 12,670। तो इसकी 5 महीने का सेल आ गया। मैंने इसका भी एवरेज निकाल लिया। ठीक है, 5 महीने की सेल थी 62,500, डिवाइड बाय 5 कर दिया तो आगे कितना, 12,500। अब दोनों की सेल जो है वो 12,500 है ऑन एन एवरेज। लेकिन अब ये देखो, क्या पहले महीने में जो सेलर ए है और जो सेलर बी है, दोनों की जो सेल है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसी चीज के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिस्पर्जन।
ठीक है ना जी। तो दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो क्या सेम है। देखो इसका भी मीन 12,500, इसका भी मीन 12,500। देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों की सेल जो है वो 12,500 ऑन एवरेज है, लेकिन ये बताओ पहले महीने में ए सेलर की सेल कितनी 12,500, लेकिन बी की कितनी है 12,780। तो क्या चेंज आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो सेम है, बट दोनों की जो ऑब्जर्वेशन में क्या है डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं क्या करने के लिए, डेविएशन कंप्यूट करने के लिए। उसके लिए कई सारे मेथड आपके पास में क्या अवेलेबल है। तो 4 स्टेप जो है वो हो गए, मतलब 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। पहला चैप्टर कौन सा, कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा कौन सा, क्लासिफिकेशन, तीसरा कौन सा, सेंट्रल वैल्यू निकालना, और चौथा कौन सा, बोलो बोलो चौथा कौन सा सर, 4 चैप्टर हो गया आपका डिस्पर्जन निकालना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब नई चीज वो क्या, मेजर ऑफ द सेंट्रल। अगर आपने सेंट्रल वैल्यू निकाल ली और फिर आपने सेंट्रल वैल्यू को अलग अलग ऑब्जर्वेशन के साथ में जो है वो क्या कर लिया, कंपेयर भी करके देख लिया, तो आपको वहां से क्या निकला, डेविएशन भी निकल गया। मतलब सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेना, सेंट्रल वैल्यू निकाल लेना और वेरिएशन भी निकाल लेना, तो भी ये एंटायर स्टोरी को रिवील नहीं करते हैं, तो भी आपको जो है पूरी की पूरी स्टोरी पता नहीं चलेगी अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिनका मीन जो है वो क्या हो, सेम हो, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो, सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे से शेप में जो है वो क्या अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पहले बताओ, हो सकते हैं। जैसे ये देख लो, ये 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब ये ए सेलर का सेल्स डेटा, ये बी सेलर का सेल्स डेटा, दोनों का मीन देख लो, दोनों का मीन सेम है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है या नहीं है? यस। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या चेंजेस है, उस चेंज को जो है वो शो करते हैं स्क्यूनेस। कौन शो करती है, स्क्यूनेस एंड कर्टसीज। वो भी हम एक चैप्टर सेपरेट बनाए हुए, वो हम देखेंगे। देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेना और वेरिएशन निकाल लेना ये एंटायर स्टोरी को जो है वो अब आपको नहीं बताएगा। 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है उनका मीन भी सेम हो, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम हो, बट में डिफर इन देयर शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जो आप जानोगे वो कैसे पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, विद द हेल्प ऑफ द स्क्यूनेस एंड कर्टसीज, विद द हेल्प ऑफ द स्क्यूनेस एंड कर्टसीज। समझ में आया? बोलो सर समझा तो आपने कुछ है ही नहीं, बस अभी तो आप बताते जा रहे हो कि एक सीक्वेंस को। यस। तो अगला जो काम आएगा और होगा हमारा वो क्या है, वो फर्दर डिस्क्रिप्शन निकालना ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज नेसेसरी दैट इज प्रोवाइडेड बाय मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टसीज। तो ये 5वां स्टेप हो गया। पहले स्टेप में डेटा को कलेक्ट किया, दूसरे के अंदर डेटा को क्लासिफाई किया, तीसरे में एक सेंट्रल वैल्यू निकाला, चौथे के अंदर हमने डिस्पर्सन निकाल लिया, और 5वें में हमने जो है वो मेजर किया किसको, स्क्यूनेस को, कि 2 अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें मतलब वो जो है वो स्क्यूड है या वो अनस्क्यूड है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। साथ में हमने यहां पे क्या निकाला, कर्टसीज को। स्क्यूनेस बताती है बेसिकली किसके बारे में, सिमेट्री के बारे में, ठीक है, और जो कर्टसीज है वो बताएगा पीकनेस के बारे में, ठीक है ना जी। अभी तक जो भी हमने काम किया है यहां पे हम जो है वो एक ही वेरिएबल को पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी ये चैप्टर्स है ना, इन सभी चैप्टर्स में हम सिंगल वेरिएबल की जो बात करेंगे, लेकिन बिजनेस के अंदर जो वो कई सारी प्रॉब्लम आती है जिनमें एक से ज्यादा वेरिएबल भी अपने को क्या करने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल की कहानी आती है तो एक नया कॉन्सेप्ट भी बीच में आता है, दिस इज नोन एज द कोरिलेशन। तो अब पिक्चर के अंदर जो वो आएगा क्या, कोरिलेशन। ध्यान से सुनना, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उस सब के अंदर हमने एक वेरिएबल जो है हम लेकर चले हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर वी कम अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमको फेस करनी पड़ती है, विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जो है वो होते हैं। अगर 2 क्वांटिटी जो वेरी करती है इन सच ए वे दैट मूवमेंट इन वन आर अकॉम्पनीड बाय मूवमेंट इन अदर, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है, मतलब 2 चीजें जो है वो इस तरीके से एक दूसरे रिलेटेड है कि एक में मूवमेंट होने पर दूसरे में भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे से क्या कोरिलेटेड है। तो पिक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोरिलेशन। तो एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो अपने को मदद करता है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन मेंटेन करने में। ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो अपने को मदद करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, कोरिलेशन, ठीक है ना। और जब आप 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल में कोरिलेशन निकाल लोगे तो निकालने के लिए उस कोरिलेशन को हम जो है वो सम अप करते हैं एक सिंगल वैल्यू से, उस वैल्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ
कोरिलेशन। पूरा का पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, जो भी बातें हमने करी है, वहां पे हम सिंगल वेरिएबल को लेके चले थे, लेकिन बिजनेस के अंदर जब हम देखेंगे, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स जो है वो अपने को स्टडी करना पड़ता है। जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कोई रिलेशन मेंटेन करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट, ये जो स्टैटिस्टिकल टूल अपने को मदद करता है 2 अलग अलग वेरिएबल में रिलेशन मेंटेन करने में, उस स्टैटिस्टिकल टूल को बोलते हैं हम लोग क्या, कोरिलेशन। और जो एक सिंगल वैल्यू जो बेसिकली बताएगी उनमें रिलेशन है या नहीं है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो हेल्प करता है अपने को रिलेशनशिप मेंटेन करने में बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोरिलेशन। एंड ये जो रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको हम समराइज करते हैं एक फिगर में, ठीक है, और उस फिगर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। समझ में आया? यस और नो? यस। तो अगला स्टेप क्या हो गया, कोरिलेशन निकालना। जब कोरिलेशन निकाल लिया तो उसके बाद में अब क्या आएगा, अब आफ्टर हैविंग एस्टेब्लिश्ड द फैक्ट, जब हमने को यह पता चला कि 2 वेरिएबल एक दूसरे से जो है वो क्लोजली क्या रिलेटेड है, वी मे बी इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर। तो अब हम ये देखेंगे कि एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे में कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा जिसको बोलते हैं रिग्रेशन। क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। कोरिलेशन तो ये बताएगा कि 2 वेरिएबल में कितना रिलेशन है। पहली बात तो 2 वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं है। अगर रिलेटेड है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि एक जो वेरिएबल है उसके बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने का काम करते हैं, और वहां पे जिस स्टैटिस्टिकल टूल को हम यूज करते हैं उस टूल को बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन एनालिसिस। आइए तो बोलते हैं एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जो अपने को हेल्प करता है इन विच वी आर इन ए पोजीशन टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन। 2 वेरिएबल में रिलेशन है या नहीं है, ये कौन बताएगा, कोरिलेशन। और अगर रिलेशन है तो एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ रिग्रेशन। क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। ओके, यस और नो? यस। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जी, फिर उसको क्लासिफाई किया जी, फिर आपने सिंगल वैल्यू निकाल लिया जी, फिर आपने देखा कि सिंगल वैल्यू और जो पूरी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनमें डिफरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए आपने जो है वो मेजर कर लिया डिस्पर्जन को। यस। फिर आपने उसके बेस पर स्क्यूनेस एंड कर्ट्सीज निकाल लिए। यस। फिर आपने जो है अभी तक जो बात करी वो सिंगल डेटा की करी। अब बिजनेस के अंदर तो एक से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं। यस। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे रिलेटेड है तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा जिसको बोलते हैं क्या, कोरिलेशन। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं तो कोरिलेशन। और अगर रिलेशन है तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिग्रेशन। क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। खत्म। यही पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। और जो सेकंड एस्पेक्ट है स्टैट्स का, उसके अंदर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या, फिर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, फिर इसके बेस पर हम लोग जो पढ़ेंगे सैंपलिंग टेक्निक्स को, फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इसके बेस पर हम लोग जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर और सैंपल के स्टैट्स को कंप्यूट करेंगे। फिर हम लोग जो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे अलग अलग, जिसके अंदर स्मॉल सैंपल हो गया, लार्ज सैंपल हो गया, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, बहुत सारे टेस्ट है वो हम पढ़ेंगे। और आखिरी में जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बेस पर हम लोग जो वो रिपोर्ट को क्या करेंगे, राइट करेंगे। समझ में आया? बोलो सर, ये तो मतलब ये पूरा सिलेबस है? हाँ जी, ये पूरा सिलेबस है जो अपनी बुक के अंदर 16 चैप्टर के अंदर जो है मैंने डिवाइड किया हुआ है, जो आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात है, हर एक चैप्टर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, और मेरी आदत हमेशा ये है कि मैं लाइन टू लाइन चलता हूं कि ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना आए, ठीक है ना जी। अब एक ये जो आपने पढ़ा, अब एक बार आपको मैं चैप्टर दिखाऊं, ये देखो, ये देखो जो अपने बुक के अंदर जो आपको कंटेंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इंडेक्स है उसमें 16 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, स्टैट्स क्या है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, सेलर टेंडेंसी निकालना, अभी आपको पता है सिंगल वैल्यू। फिर डिस्पर्सन कंप्यूट करना, फिर स्क्यूनेस कर्ट्सीज निकालना, फिर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल रिलेशन है या नहीं उसके लिए कोरिलेशन आएगा। एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का कंप्यूट करना, रिग्रेशन हो गया। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आएगा डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर इसी के अंदर आपका डेटा का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम लोग जो वो क्या करेंगे, सैंपलिंग के लिए सैंपलिंग थ्योरी और एस्टिमेशन लगाएंगे। फिर उनके बेस पर जो है वो टेस्ट जो है वो पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग, ठीक है, हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और उनके जो है वो टेस्ट पढ़ेंगे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक। उसी के अंदर एक आएगा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है का इसके टेस्ट, और फिर लास्ट में जो आपका टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने सेट किया था वो सही है या गलत है। उसके बेस पर हम रिपोर्ट को क्या करेंगे, राइट करेंगे। खत्म हो गया पूरा का पूरा सेट। फिर ये तो खत्म ही हो गया। यस। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने को पढ़ना है।
लगभग 189 पेजेस की जो है वो अपनी बुक है। ओके, और इस 189 पेजेस के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ते हैं तो इसके लगभग हम ये मानते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर नंबर 2 में, तो इसके हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके 10 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आप कॉन्सेप्ट को समझो भी और समझ के आपको लर्न भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला आएगा भाई, वो तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना जी सर। तो ये था अपना ओवरव्यू स्टैट्स का। आज हमने सिर्फ ये देखा है कि स्टैटिस्टिक्स में अपने को पढ़ना क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा कि भाई पढ़ना क्या है, इतना पता चल गया होगा पढ़ना क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से जो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, स्टैटिक्स का। ओके जी, तो आज का जो वीडियो था इसके अंदर बेसिकली मेरे 2 मोटिव थे। आपको जो मुझे बताना था वो ये बताना था, एक तो कि सिलेबस क्या है, ठीक है, और दूसरा बताना था कि जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर क्या आएगा। और सबसे मेन बात ये ध्यान रखना भाई, एक आप सीरियसली मैं आपको बोला, देखो मैंने 2 बार पेपर दिया, दोनों बार मेरा जेआरएफ है, और दोनों बार जेआरएफ मैंने किया, और ये चीज हमेशा मेरे माइंड में रिवॉल्व करती थी कि भाई मुझे हर हाल में जो जेआरएफ लेके आना, और मैं लेके आया उस चीज को, ठीक है। तो आप एक बार इसको करके देखिए, आप खुद बोलोगे सर डिफरेंस निकल के आया। आप हर रोज जो है सुबह उठ के अपने हाथ पे बस ये लिख लेना, चाहे अंदर लिख लो, ऐसी जगह अगर आपको शर्म आ रही है कि नहीं सर कोई देख लेगा तो हंसेगा, तो आप इसको ऐसी जगह पे लिख लो, ये आपको मालूम है, ऐसे उंगली के बीच में लिख लो कहीं पे भी, ठीक है, ताकि आपके सामने रहे बस वो, या जहां भी आप पढ़ते हो तो वहां पे एक स्टिकी नोट जो है चिपका लो और उस पे लिख दो कि भाई जेआरएफ, बस बात खत्म हो गया। डेली जब चीज आपके माइंड में रहेगी तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि यार मुझे ये चीज चाहिए, हर हाल में मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये चीज आपके माइंड में, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा ही होगा। ओके जी, चलो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 का सेपरेट बैच है, पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, इनके भी सेपरेट बैचेस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो बैच होता है उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस सारा स्टडी मैट मिलेगा हार्ड कॉपी में। जैसे ये स्टैट्स का बुक है, इसी तरीके से 10 सब्जेक्ट है तो 10 सब्जेक्ट की बुक मिलेगा, प्लस में आपको रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, ये सब आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट लेक्चर, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।